चलिए समझते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आपने इससे पहले कायिक प्रबंधन में देखा था कि जड़, तना, पत्ती के माध्यम से नए पौधे उगते हैं, लेकिन कुछ पौधों में पुष्प के माध्यम से यानी फूल के माध्यम से नए पौधे विकसित होते हैं। किस प्रकार से, उसे समझेंगे। यह लैंगिक जनन का उदाहरण है। लैंगिक जनन मतलब जिसमें नर और मादा भाग दोनों का जरूरत होता है। इससे पहले हम पढ़े थे अलैंगिक जनन, उसमें केवल एक ही जनक भाग लेकर नया संतान उत्पत्ति करता था। यहां पर है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में दोनों यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प नाम से ही स्पष्ट है कि कोई पुष्प में केवल एक ही लिंग होगा, है ना। एक लिंगी पुष्प, जब एक पुष्प में केवल एक जननांग, जननांग मतलब जनन करने वाला अंग, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर हो। एक फूल में हो सकता है या तो पुरुष वाला ही भाग हो या तो स्त्री वाला भाग हो, दोनों में से एक ही हो सकता है हो, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता, पपीता का फूल देखे हैं तो पपीता का कुछ फूल होता है वो उसमें केवल पुंकेसर भाग होता है कुछ में, और कुछ में स्त्री केसर भाग, केवल स्त्री होता है, कुछ पुरुष होता है। इस तरह से होता है। तो यहां पर पपीता हो गया, तरबूज, लौकी, कद्दू, खीरा, ये सब जो है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। मतलब एक फूल में, एक पौधा के एक फूल में केवल एक जननांग रहेगा, दूसरा में दूसरा हो सकता है कि एक पुंकेसर है, दूसरा स्त्री केसर है, तीसरा फिर पुंकेसर, चौथा, इस तरह से अलग अलग होगा। मतलब दोनों जननांग नहीं होगा। जननांग कहने का मतलब कि अलग अलग, जैसे ये पुष्प है, ये जिसे आप बोलचाल के भाषा में कहते हैं उड़हुल फूल, उसे गुड़हल फूल कहते हैं। ये पुष्प जो है, ये जो पुष्प है इसी को बोलते हैं गुड़हल या उड़हल। लेकिन ये एक लिंगी पुष्प नहीं है, इसमें दोनों लिंग है। कोई कोई फूल में केवल एक ही लिंग रहेगा, दूसरा फूल में फिर दूसरा लिंग। मतलब मान लो ये पुरुष, इसमें केवल पुंकेसर है मतलब पुरुष वाला भाग, तो दूसरा वाला फूल में हो सकता है स्त्री केसर हो। तो अगर इस तरह से एक ही लिंग वाला पुष्प है तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। लेकिन ये जो उड़हुल है एक लिंगी नहीं है, ये है उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब होता है जिस पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों पाया जाता है। तो उभयलिंगी पुष्प, या जिसको हम द्विलिंगी पुष्प भी कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प जब एक पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित हो तो उन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी या द्विलिंगी। इस पुष्प में द्विलिंग है, दो लिंग है। जैसे एग्जाम्पल हो गया गुड़हल फूल, यानी ये जो है फूल, गुलाब फूल, सरसों इत्यादि और सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो ये सब में द्विलिंगी है, मतलब उभयलिंगी। पुरुष भाग भी है और स्त्री भाग भी है। तो पुरुष भाग कौन कौन है इसमें? तो बाह्यदल, दल, तंतु, परागकोश, परागकण, ये पुरुष भाग होता है। इसको समझेंगे बारीकी से। पुरुष भाग कौन होता है? इसे बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? जो बाहर दिख रहा है उसको बोलते हैं बाह्यदल। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं, ये जो बाहर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? बाह्यदल कहलाएगा, है ना, बाह्यदल। और ये जो इसके पुष्प का ये वाला जो है, ये वाला निकाल के बता रहे हैं, इसको कहेंगे दल, है ना, दल। ये प्रसाद के रूप में भी उपयोग होता है दल। दल हो गया, दल हो गया, समझ गए। उसके बाद तंतु समझना है। तो आप इसमें रेशा रेशा टाइप के इस फूल में देख रहे होंगे, है ना, जो रेशा रेशा टाइप के है बाहर में वो तंतु है। देख रहे हैं ये जो पीला पीला उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये तंतु है। और तंतु के ऊपर होता है परागकोश। तंतु के ऊपर होता है ये जो पीला पीला है वो परागकण है। परागकोश के ऊपर बैठा हुआ है परागकण। क्या है? पीला पीला जो हाथ में ये आसानी से लग जाता है, चिपक जाता है। इसको जब ऐसे करेंगे ना तो हाथ में चिपक जाएगा। तो ये जो होता है वो परागकण होता है, और इसी परागकण को बोलते हैं नर युग्मक। अब ये तो आप समझ गए कि पुरुष भाग को, अब स्त्री भाग को समझना है। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक ये मोटी सी डंठल है ना, ये जो नीचे तक गया है, तो ये पूरे जो है ना, इसका ऊपरी भाग जो है, पूरे ऊपरी भाग इसका
इसका पूरा ऊपरी भाग जो है उसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ऊपरी भाग को, बीच वाला, मध्य वाला वर्तिकाग्र। और ये जो है पूरा लॉन्ग सा ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये कहलाएगा वर्तिका, है ना। ये वाला पूरा, इसको हम निकाल के बता देते हैं आपको, इसे कहेंगे वर्तिका, ठीक है। और इसका जो इसी का सबसे ऊपर वाला भाग था उसको क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। इतना बात समझ में आया? अब देख सकते हैं ये वर्तिका है, और वर्तिका के अंदर होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। आप देख सकते हैं इसके अंडाशय को, ये देखिए अंडाशय, ठीक है। अंडाशय नजर आया? ये व्हाइट व्हाइट जो नजर आ रहा है यहां, ये इसका अंडाशय है। और अंडाशय के अंदर इसका बीज होता है जिसको बोलते हैं बीजांड, और वही विकसित होकर बीज का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है यही विकसित होकर फल का निर्माण करता है। बाकी दल, बाह्य दल, पत्ती उत्ती सब झड़ जाता है, और यही विकसित होकर आप देखेंगे अमरूद के फल में फूल जो होता है व्हाइट व्हाइट गिर जाता है, और वहीं पर क्या हो जाता है? फल विकसित, अमरूद लग जाता है नहीं, फूल गिरने के बाद। तो इस तरह से तो अब हम समझते हैं, यहां तो हम एक एक पार्ट को समझ गए। अब समझते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन का मतलब समझ गए, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, चित्र सहित आपको समझना है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, ये बात आप जानते हैं। लैंगिक जनन मतलब पुरुष एवं स्त्री भाग दोनों होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है क्योंकि इसमें पुंकेसर मतलब बता दिए, पुरुष वाला भाग, यानी बाह्य दल, तंतु, परागकोश, परागकण, ये सब क्या है? पुंकेसर भाग है, क्योंकि इसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर भाग होते हैं। अब हो सकता है कि जैसे उड़हुल फूल का लें, उड़हुल फूल की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों है ना। अब कोई मान लो पपीता की बात करें तो उसमें तो दोनों नहीं होता, लेकिन उसके बगल में तो दूसरा फूल होता है ना। तो इसमें मान लो पुरुष भाग है तो इसमें दूसरा फूल में स्त्री। पपीता की बात कर रहे हैं या खीरा की बात कर रहे हैं तो वो सबका जो फूल होता है, एक हो सकता है पुरुष भाग, दूसरा बगल वाला स्त्री भाग हो सकता है। दूसरे फूल में स्त्री, तीसरे में पुरुष, चौथे में स्त्री, इस तरह से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं एक ही तो, लेकिन स्त्री और पुरुष भाग होगा, है ना। जो पौधे का निर्माण फूल के माध्यम से होता है, मतलब बीज के माध्यम से होता है, उसमें एक स्त्री भाग भी होता है और एक पुरुष भाग। या तो हो सकता है कि एक ही फूल में दोनों भाग हो, एक ही फूल में दोनों लिंग हो तो बोलेंगे उभयलिंगी, और अलग अलग फूल में, एक ही पौधा का अलग अलग फूल में अलग अलग लिंग हो तो उसको बोलेंगे एक लिंगी, क्योंकि एक फूल में एक लिंगी है, एक लिंग है। तो हम समझ रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है क्योंकि इसमें पुंकेसर एवं स्त्री भाग दोनों होता है। आप अभी देख चुके इसी उड़हुल में कि दोनों भाग एक ही में फूल में है, स्त्री भाग भी और पुरुष भाग भी। उसे तो पुंकेसर एवं स्त्री केसर भाग होते हैं। पुंकेसर भाग के परागकोश आप देख सकते हैं, पुंकेसर भाग का परागकोश जो है ये है ना। परागकोश भाग जो है, पुंकेसर भाग का परागकोश, ये जो पीला पीला लगा हुआ है फूल के ऊपर में, इसी का सबसे ऊपरी भाग परागकोश कहलाएगा। तो परागकोश पर परागकण निर्मित होता है। इसी परागकोश के ऊपर परागकण, ये जो पीला पीला मेरे हैंड में आ गया है ना, उंगली में आ गया, ये है परागकण, ये निर्मित होता है, बनता है। इसी परागकण को नर युग्मक कहा जाता है। नर युग्मक वो चीज है जो पुरुषों में निर्मित होकर, मतलब जनन के लिए, नया बीज तैयार होने के लिए, नया संतान तैयार होने के लिए पुरुषों में उत्तरदायी चीज जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसी को बोलते हैं युग्मक। तो यही परागकण ही वो पदार्थ है जो नया संतान उत्पत्ति के लिए, पुरुषों के लिए, मतलब पुरुष भाग के लिए ये उपयोगी है। तो ये नर युग्मक कहते हैं। परागकण निर्मित होते हैं जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। यह युग्मक, ये जो निर्मित हुआ क्या, परागकण, ये देखो परागकण है ना, ये जो परागकण है, ये जो अभी बताएं परागकण है, ये परागकण क्या होता है, परागकण परागन द्वारा, परागन मतलब यहां से
किसी भी माध्यम से, हवा से, पानी से, उड़ के, मधुमक्खी से, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टूट के अलग हुआ और गिर जाता है कहां? वर्तिकाग्र पर। तो परागन द्वारा, मतलब परागन मतलब यहां से कहां गया? पराग कोश से उड़ के कहां गया? आ गया वर्तिकाग्र के ऊपर। तो परागन उसी को कहेंगे। परागन द्वारा स्त्री केसर के यानी स्त्री भाग के वर्तिकाग्र पर, यह वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर आ जाता है, पर जाता है। इसके बाद वर्तिका होते हुए, वर्तिका आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इससे होते हुए, है ना, वर्तिका होते हुए ये वाला जो अभी आपको बताए थे अलग करके, ये वर्तिका है ना, ये वर्तिका होते हुए कहा जाता है? तो अंडाशय में आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया था फूल में अंडाशय को भी बताया था, है ना, पूरा जो इसका नीचे वाला भाग था अंडाशय, वो बताए थे आपको। तो वहां आ जाता है अंडाशय। इसके बाद वर्तिका होते हुए अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड को बोलेंगे मादा युग्मक, मतलब अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, वो है मादा युग्मक, मतलब मादा में उपस्थित वो पदार्थ जो बच्चा तैयार करने के लिए, संतान तैयार करने के लिए जरूरी है, तो वो उसी को बोलते हैं मादा युग्मक। ठीक है, तक पहुंचता है। यहां दोनों का मिलन होता है, किसका किसका? मतलब नर युग्मक जिसको बोलेंगे परागकण, यही ना, नर युग्मक मतलब नर का वो भाग जो नए संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वो भाग पहुंच जाता है उड़ के। यहां देखिए परागकण यहां पहुंचा, धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है? अंडाशय के अंदर बीजांड तक पहुंच जाता है। और ये बीजांड जो है वो मादा युग्मक है और परागकण जो है वो है नर युग्मक, और दोनों के मिलन से दोनों मिलता है, जिसे यहां दोनों का मिलन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। यही दोनों का मिलना, मतलब बीजांड और परागकण का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। आपसे एग्जाम में पूछ देगा निषेचन क्या है, तो पुष्पों के लिए पूछेगा तो किसका मिलन? परागकण और बीजांड का मिलन निषेचन कहलाता है। अगर मानव में पूछे तो मानव में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, है ना, निषेचन कहलाता है, निषेचन कहते हैं। यह बीजांड से बीज निर्मित होता है। यह बीजांड, बीजांड आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इससे क्या बन जाता है? फिर बीज बन जाता है, बीज निर्मित होता है। तथा अंडाशय, ये वाला अंडाशय जो है यही विकसित होकर क्या बना देता है? फल बना देता है, विकसित होकर फल का निर्माण करता है। पुनः फल के बीज से, इसके अंदर जो बीज होगा अंकुरन होकर नया पौधा होता है, उसी के बीज से तो होता है। आप आम देखे होंगे, आम का जो गुठली होता है वही तो बीज है, उसी से फिर नया पौधा बनता है। तरबूज में देखेंगे बहुत सारा बीज होता है। नहीं, जिस पौधे में ज्यादा बीजांड होंगे उसमें ज्यादा बीज होगा, जिस पौधे में कम बीजांड होंगे उसमें कम। किसी में एक ही, जैसे आम में, आम का जो फल होता है उसमें बताओ कितना बीजांड होता होगा? एक होता होगा, तभी तो एक ही बीज बन रहा है। लेकिन तरबूज में देखें क्या एक बीज होता है? बहुत सारा होता है। खीरा में क्या एक बीज होता है? नहीं, बहुत सारा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो जितना ज्यादा बीजांड, क्योंकि बीजांड से ही क्या बनता है? बीज बनता है। तो जितना ज्यादा बीजांड होगा उतना ज्यादा बीज का निर्माण होगा, और बीज से क्या अंकुरन होकर वो नया पौधा निकलता है। तो देखे ना किस प्रकार से आप एक पौधा में से नया पौधा तैयार हो गया, है ना। तो ये था लैंगिक जनन का, पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे परागन को अलग अलग टाइप होता है उसे। अब हम समझने वाले हैं स्वपरागन तथा परपरागन। परपरागन, स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है इसे समझने वाले हैं। और स्वपरागन का अर्थ आप लोग जानते हैं, परागन मतलब परागकण का पराग कोश से किसके ऊपर आना? वर्तिकाग्र के ऊपर आना होता है परागन का अर्थ, ये आप जानते हैं पहले से। अब स्वपरागन है, स्व मतलब होता है अपना, अपने आप, है ना। स्व मतलब जैसे बोलते स्वाभिमान, मतलब अपना अभिमान। तो स्वपरागन मतलब अपना होता है, और पर मतलब पराया होता है। पर बोलते ना कि पराया है वो, तो पर से याद रखना पराया, दूसरा का। अब स्वपरागन, परागन तो हो रहा है, मतलब परागकोश से परागकण उड़ के आ रहा है, लेकिन अपना। इसमें समझो क्या होता है, इसमें एक पुष्प के, यानी पुष्प मतलब फूल, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, ये देख रहे हैं आप, फूल है,
और इसमें स्त्री और पुरुष भाग दोनों है। तो हो सकता है ना कि इस फूल का जो परागकण है इसी के वर्तिकाग्र पर गिरे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? या फिर उसी पौधे के, मान लो ये एक पौधा के दो फूल हैं, एक ही पौधा के, तो इसका वाला हो सकता है कि किसी तरह से इस पर गिरे, है ना? ठीक है, थोड़ी सी हलचल, डुलने उलने, पेड़ डुल गया हवा से या गुरुत्वाकर्षण से किसी प्रकार, ये मान लो फूल नीचे है तो यहां से मान लो नीचे गिरा और इस पर गिर गया वर्तिकाग्र पर। तो स्वपरागन में क्या होता है कि एक ही पुष्प का, इसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, या तो इसका परागकण इसी पुष्प पर गिरे या तो उसी पौधे के कोई दूसरा, उसी पौधा होना चाहिए, उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प पर जाते हैं तो ये स्वपरागन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका यहां पर बताएं। लेकिन परपरागन क्या होता है? इसमें एक पुष्प के परागकण, अब पुष्प है फूल तो उसका परागकण होगा, तो उसके परागकण उसी जाति का, जाति वही होना चाहिए। जैसे मान लो सरसों के खेत में बहुत सारे सरसों के फूल हैं, तो लेकिन पौधा तो अलग अलग है, तो सरसों का फूल का परागकण इससे उड़ के दूसरा पौधा पर, अब जाति तो वही हुआ ना, सरसों ही हुआ ना, तो एक ही खेत में सब जो लगे हुए हैं सरसों, तो एक पौधा का जो परागकण है वो दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर चला जाता है, तो यहां क्या हो गया? पर परागन होगा। तो इसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर जाते हैं तो पर परागन। ठीक है, मतलब दूसरा पौधा पर चला गया, अपने पर ही नहीं, किसी दूसरे पौधे के फूल पर उसका परागकण गिरा तो क्या कहलाएगा? पर परागन। स्वपरागन में क्या होता है? या तो अपना ही फूल होता है या अपने पौधे का फूल होता है, अपना पौधा, या तो अपना ही फूल हो गया, जैसे ये मान लो अपना ही फूल का ये परागकण हो सकता है इसी फूल पर गिरे, या तो हो सकता है उस पौधा में जो अन्य फूल है उस पौधा में, उसी पौधा उस पर गिरे परागकण, तो स्वपरागन कहलाएगा। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा फूल जो अपने पौधे पर नहीं गिर रहा, अपने पौधे के फूल पर नहीं गिर रहा है, किसी वहां खेत में और सब जो फूल लगे हुए उस पौधा के फूल पर उसका परागकण गिर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? परपरागन कहलाएगा। दूसरा अंतर समझते हैं, इसमें परागकण नष्ट होने की संभावना नहीं होती है, कम होती है, कम होती है। किसमें? स्वपरागन में। अब मान लो ये फूल है, अब इसी पर गिर जाएगा तो नष्ट नहीं ना होगा, और दूसरा जगह उड़ के जाएगा हवा पानी के माध्यम से, तो बीच में हो सकता है जमीन पर गिर जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। ठीक है, नष्ट होने की संभावना किसमें ज्यादा है? पर परागन। इसमें कम संभावना, हो सकता है कि इसी को हो सकता है नीचे गिर जाए, लेकिन कम चांस है ना, इसमें कम चांस है, क्योंकि हो सकता है यहीं गिरे या अगल बगल उसी पौधा पर गिर जाए। लेकिन ये एक पौधा से जब दूसरा पौधा में जाएगा परागकण, तो बीच में हो सकता है कि नहीं फूल के ऊपर ना गिरे, हो सकता है कहां गिर जाए? जमीन पर गिर जाए, या तो फूल पर गिरे वर्तिकाग्र पर ना गिरे, तो दूसरा जाने में ज्यादा टफ वाला सिचुएशन है। इसलिए इसमें परागकण नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पर परागन है तो दूसरा पौधा पर जा रहा है ना, परागकण दूसरा पौधा पर जा रहा है तो नष्ट होने का संभावना ज्यादा है। लेकिन उसी पौधा पर गिर रहा है तो अधिक चांस है कि हाँ गिरेगा, से कहां गिरेगा? वर्तिकाग्र पर, मतलब उसके तुलना में अधिक, इसके तुलना में अधिक चांस है ना बचने का, संभावना है। तो ये तीसरा पॉइंट है, इसमें परागकण सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण से होता है। जो परागन हुआ वो गुरुत्वाकर्षण से, मतलब गुरुत्वाकर्षण जानते हैं, पृथ्वी अपनी ओर कोई चीज को खींचती है, तो यहां से जो परागकण गिरेगा वो कहां गिर जाएगा? वर्तिकाग्र के ऊपर, सामान्यतः यही होता है इसमें। लेकिन पर परागन में क्या होता है? इसमें परागन हवा के माध्यम से, हवा चल रहा है तो यहां से उड़ेगा परागकण उड़ेगा और दूसरा फूल पर चल जाएगा, दूसरा पौधा के फूल पर चल जाएगा, दूसरा पौधा के फूल पर जा रहा है ना, इस तरह होता है। हवा पानी के माध्यम से भी, पानी पड़ रहा है तो यहां से उड़ के परागकण किसी दूसरे पौधे पर जा सकता है कि नहीं? तितली अगर बैठी इसके ऊपर तो यहां उसके पैर में चिपक जाएगा, परागकण चिपक जाएगा, और फिर उड़ के फिर दूसरा पौधा पर बैठी तो वहां चला जाएगा वो उसका परागकण, तो है ना। मधुमक्खी आदि के पैरों से होता है, तो इसमें परागकण इस प्रकार से होता है। अब देखो, जब स्वपरागन होता है मतलब अपना ही फूल का परागकण अपने ही फूल में गिरेगा, तो जो नया बीज तैयार होगा वो उसी टाइप का होगा, मतलब उसमें नया कुछ भिन्नता नहीं आएगा। जैसा पौधा रहेगा वैसा ही उससे पौधा तैयार होगा। इसमें बीज निर्माण में विभिन्नता की कम संभावना होती है। जो बीज नया पौधा बनेगा उसमें कम विभिन्नता, मतलब चेंजिंग होने की कम संभावना है। लेकिन पर परागन हो, किसी दूसरे पौधा का परागकण आके दूसरे पौधे पर गिर रहा है, तो इसमें विभिन्नता की अधिक संभावना होती है।
इस बात को आप समझ सकते हैं भली भांति। जैसे मान लो हम भारतीय हैं, भारतीय पुरुष भारतीय लड़की से शादी किया तो बच्चा में उतना चेंजिंग नहीं आएगा, जो सांवला होता है वही सांवला। और मान लो कि विशाल विशाल की शादी करवा दी इंग्लैंड में जाके, है ना, तो मतलब कितना ज्यादा चेंजिंग हो रहा है ना, इंग्लैंड की लड़की से शादी हो रहा है। तो अब जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा कि नहीं बच्चा में, कि सांवला ही रह जाएगा। अब वहां गोरी लड़की आएगी, हो सकता है कि बहुत ज्यादा बच्चा में चेंजिंग हो, है ना, स्किन पूरा इंग्लैंड वाला देखते हैं चेंज रहता है। तो विभिन्न जब पर परागन हो, है ना, तो विभिन्नता की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन स्वपरागन हो तो विभिन्नता की संभावना उतनी नहीं रहती, कम संभावना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है।